बच्चों कल की क्लास में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे कि जिसके बेसिस पर ये चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स हो पाएगा। जिसमें मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है, और मैंने आपको कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी बताए थे बच्चों। इन फॉर्मूलेस को आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें, बार बार देखते रहें, ताकि ये फॉर्मूले आप भूलो नहीं। क्योंकि इस चैप्टर में काफी जगह इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है, डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है, तो आप इस चैप्टर को तभी कर पाओगे। बच्चों ये चैप्टर इतना कुछ टिपिकल नहीं है, ये चैप्टर बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल आने वाला है। चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ टफ चीजें नहीं है। देखो, केमिकल काइनेटिक्स, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, मतलब कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है। यानी कोई रिएक्टेंट का आपने कंसंट्रेशन सी लिया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन फॉर्म हो रहा था प्रोडक्ट का, दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। कितने टाइम में किसी कंसंट्रेशन का, किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से किसी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जितने टाइम में बेटा फॉर्म होगा, उस कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम को आप बोलोगे रेट और स्पीड ऑफ द इक्वेशन, आप ये बोलोगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इतना सा लिख लो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में ही कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, branch of physical chemistry branch of physical chemistry which deals with which deals with which deals with rates of chemical reaction and various factors which affects the rate of which affects the rate of which affects the rate of chemical reaction is known as chemical kinetics. Chemical is known as chemical kinetics. It also deals with mechanism of chemical reaction. बच्चों कोई रिएक्शन जब होती है तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म में, किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म में। तो केमिकल काइनेटिक्स आल्सो डील करता है मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप इतना तो पहले लिख दो कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई रिएक्शन का क्या रेट है और उस रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। यही पूरे चैप्टर में पढ़ते रहेंगे बस हम लोग। तो सभी बच्चों ने लिख लिया, कोई नोट तो नहीं कर रहा है इस बात को? नो सर। एक सेकंड सर। एक सेकंड सर। ओके ओके, लिख लो।
बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखो, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई रिएक्शन में आपने कुछ रिएक्टेंट लिया और वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन हो रहा है, दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। बट अगर कंसंट्रेशन के प्लेस पर आप प्रेशर वर्ड भी यूज कर सकते हो, गैसियस फेज में जा रही है, तो आप इसको लिख सकते हो कि रेट इज defined as change in any quantity with respect to time and for chemical reaction changing quantity is concentration or pressure of reactant or product per unit time। तो बेटा हम लोग इसको लिखते वैसे इससे हैं d/dt। यहां मैंने कंसंट्रेशन C लिख दिया, तो ये आपका रेट और d/dt ऑफ P, ठीक है। यहाँ पर C आपके पास है बेटा चेंज, ये DC को मैं बोल दे रहा चेंज इन कंसंट्रेशन और dt बेटा चेंज इन टाइम, मतलब कितना टाइम टेकन मैं बोल दे रहा हूं इसको, टाइम टेकन। और ये dp आपके पास है चेंज इन प्रेशर और dt आपके पास अगेन वही टाइम टेकन। तो dc/dt और dp/dt इस तरह से हम लोग रेट को डिनोट करेंगे। यहाँ पर C के प्लेस पर x, y, z कुछ भी यूज किया जा सकता है जिस टर्म में कंसंट्रेशन और प्रेशर आपको गिवन होंगे। तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। P क्या है सर? क्या बेटा? P है, dp है बेटा पूरा चेंज इन प्रेशर। C पूछ रहा है सर। C सर P पूछ रहे हैं ना, P, ये P। अरे ये पूरा एक टर्म लिखा मैंने dp मतलब कि चेंज इन प्रेशर। हेलो सर। हाँ बेटा, हाँ सर ये बोल रहा हूँ कि जो आपने बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दो टर्म्स में निकाल सकते हैं ना, एक कंसंट्रेशन और प्रेशर टर्म में। हाँ, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि कंसंट्रेशन दिया होगा तो कंसंट्रेशन, और अगर गैसियस फेज में रिएक्शन होती है तो फिर कंसंट्रेशन के प्लेस पे प्रेशर टर्म यूज किया जाता है। ठीक है सर, हो गया सर लिख के। देखो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन on the basis of रेट। बच्चों रेट के बेसिस पर रिएक्शन जो है वो तीन तरह से हो सकती है, मतलब कि एक तो वेरी फास्ट या फिर वेरी स्लो या फिर मॉडरेट। वेरी फास्ट मतलब बहुत जल्दी हो जाए, वेरी स्लो मतलब बहुत टाइम टेकन हो, या फिर मॉडरेट मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम ले, ठीक है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप इसके बारे में ये लिख सकते हो कि रिएक्शंस which are
completed within fraction of seconds, बहुत ही जल्दी, मतलब पलक झपकते ही वो रिएक्शन हो जाए। जैसे बेटा एग्जांपल आप दे सकते हो आयनिक रिएक्शंस का। केमिकल बॉन्डिंग में बेटा मैंने आपको बताया था आयनिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे NaCl को बेटा आप रिएक्ट करा दो सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3, जैसे ही बेटा आप इसको रिएक्ट कराओगे ये आपको सब्सटेंस दे देगा सोडियम क्लोराइड, सॉरी सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये रिएक्शन बेटा बहुत ही जल्दी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर NaCl का Na+ और Cl नेगेटिव आयन होता है और AgNO3 का Ag+ और NO3 नेगेटिव होता है और ये दोनों के एकदम से जल्दी से आयन से एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब Na+ अटैक कर देता है NO3 नेगेटिव पर और Ag पॉजिटिव कर देता है Cl नेगेटिव पर। तो ये स्पीड में काफी जल्दी रिएक्शंस हो रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरे टाइप की बच्चों हमारे पास जो रिएक्शन है वो कैसी है, वेरी स्लो, बहुत टाइम ले लें। जैसे कि बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन, वाटर और एयर में अगर आप आयरन को छोड़ दो तो वो धीरे 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 उस पर रस्टिंग का प्रोसेस होता रहता। तो वेरी स्लो रिएक्शन होती है हमारे पास जो बहुत ज्यादा टाइम ले लें। कुछ रिएक्शन तो बेटा ऐसी भी होती है जो बहुत ज्यादा मतलब कि सालों तक कंप्लीट होती रहती है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। अभी आप फिजिक्स में ना, अभी आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, लास्ट यूनिट होगी आपकी फिजिक्स की, वहां आप ये पढ़ोगे कि कोई सब्सटेंस जो है वो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेस को डिके करता रहता, उनको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो कुछ सब्सटेंस सालों तक अपने आप में से अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस को निकालते रहते हैं और अपनी क्वांटिटी का कुछ ना कुछ कम करते रहते हैं और फिर वो किसी दूसरे सब्सटेंस में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे रेडियम एक सब्सटेंस एलिमेंट होता है बच्चों, अगर आप इसको ऐसे खुला छोड़ दो ये ऑटोमेटिकली अपने अंदर से रेस को छोड़ करके अपनी क्वांटिटी को कम करता रहेगा और एक टाइम आएगा कि रेडियम विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडॉन। बट ये प्रोसीजर बहुत टाइम में होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में, वो सालों लग जाते हैं इस प्रोसीजर में। तो बहुत स्लो रिएक्शन भी हो सकती है जिसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाए। तो आप इसको लिख सकते हो कि reactions which are completed in very long time, in very long time। ठीक है, आप इसको एग्जांपल दे सकते हो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी को अभी आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी, तो बस मैंने आपको एक बात बता दी कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर कोई सब्सटेंस अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेस को छोड़ करके अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज करता रहता है और एक टाइम के बाद वो किसी और में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो ये दो तरह की रिएक्शन तो आपको बता दी मैंने, वेरी फास्ट बहुत जल्दी होने वाली, वेरी स्लो बहुत धीमे होने वाली, और एक होती है बेटा मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में हो, एक स्पेसिफिक टाइम में हो। क्या बेटा? सर ये वेरी स्लो रिएक्शन है, इसमें एक लाइन भी लिखी हुई थी that sir these reactions are hardly of any physical importance। सर समझ में नहीं आया। हाँ फिर से बोलो बेटा, आपने क्या लाइन बोली? these reactions are hardly of any physical importance। बेटा इसलिए इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, या मैं भी ये सोच रहा था कि ये पॉइंट लिखवा दूं कि देयर इज नो प्रैक्टिस या देयर इज नो इम्पोर्टेंस टू डिटरमाइन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत सालों में हो रही है। मतलब आपने कोई सब्सटेंस लिया, अब वो सब्सटेंस मालूम पड़ा कि एक साल में वो प्रोडक्ट दे रहा है, तो फिर हम लोग ऐसे प्रोसीजर को ज्यादा स्टडी नहीं करते कि जो बहुत टाइम तक हो रहे हैं। हाँ आर्कियोलॉजिस्ट इन प्रोसीजर को भले ही यूज करते हैं, जो पुराने जमाने के वो क्या करते हैं, वो पता फाइंड करते हैं कि किसी स्टोन की क्या एज है, तो वो इसी प्रोसीजर का यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी वाले का,
ढूंढने की कोशिश करते कि उस पर एक ऐसा सब्सटेंस मिल जाए जो कि एक रेडियो एक्टिव हो, और उसका ईयर पता करते पहले तो, जैसे पता कर लेते कि अच्छा वो अपनी 50 ईयर की एज में पहुंच चुका है, तो वो टोटल उसकी एज कितनी थी, तो उस हिसाब से फिर वो निकालते हैं। तो ये पर हमारे ऐसे कोई केमिकल रिएक्शंस में कुछ ज्यादा इसका कोई खास रोल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहे होते हैं इसलिए। नेक्स्ट है बेटा, थर्ड इज मॉडरेट रिएक्शन। बच्चों मॉडरेट रिएक्शन जो है ये एक स्पेसिफिक टाइम लेंगी, मतलब यहाँ पर कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ बॉन्ड्स बनेंगे, तो बॉन्ड्स टूटने और बनने में जो एक स्पेसिफिक टाइम होगा हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन का, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि मॉडरेट रिएक्शन, एक स्पेसिफिक टाइम ले रही है, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, उनमें ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि रिएक्शंस सभी बच्चे फेयर नोटबुक में ही लिखेंगे, और which requires finite time for their completion, which can be measured practically. जैसे एग्जांपल आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब जहां पर पुराने बॉन्ड्स टूटे और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो, उनको हम लोग मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए N2 और रिएक्ट कर रहा है 3H2 से, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड्स आपस में ब्रेक हो जाए और ये नए बॉन्ड्स फॉर्म कर दें, जैसे NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो जहां पर बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, बेसिकली उनमें एक स्पेसिफिक टाइम लगता है। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन, जिनके टाइम को आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर पाओगे कि इतने टाइम में ये रिएक्शन हो पाई है कंप्लीट। ये भी लिख लो। सर ये जो लास्ट वाली आपने लाइन बोला इसको कैसे रिलेट करना कि बॉन्ड मैंने ये बोला करते कि हैं। देखो पहले क्या था, आपके पास रिएक्टेंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बीच में कुछ बॉन्डिंग रही होगी और हाइड्रोजन के बीच में कुछ बॉन्डिंग रही होगी, तो ये पुराने बॉन्ड्स टूटे और नया जो सब्सटेंस बना है उनमें देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बनी होगी। तो जो मॉडरेट रिएक्शन बेसिकली होती है उनमें क्या होता है कि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। बच्चों लिख लिया करो तो इन्फॉर्म कर दिया करो। Yes. हो गया सर। यस सर। देखो एक और हम लोग चर्चा करते हैं, अभी कोई नोट नहीं करेगा, आप समझेगा पहले। तो देखो रेट के बारे में इंपॉर्टेंट बात है। सपोज कोई रिएक्शन हो रही बेटा, रिएक्शन भी कैसे हो रही कि आपने एक रिएक्टेंट लिया A, इट इज कन्वर्टिंग इनटू B। A से कोई B आपने रिएक्टेंट लिया और B प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। चलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि इनिशियली, मतलब कि जब आपने रिएक्शन को स्टार्ट ही नहीं किया, रिएक्शन होना स्टार्ट नहीं हुई होगी, तब ओनली आपके पास A, सपोज इसके कुछ मोल्स A0 प्रेजेंट थे। अब कुछ टाइम बाद ये रिएक्शन आपने देखा कि स्टार्ट कर दी, आफ्टर टाइम T आपने देखा तो इस A0 में से कुछ अमाउंट खत्म हुआ, तो इसका कुछ अमाउंट बनना स्टार्ट हो गया होगा, B का कुछ अमाउंट बनना स्टार्ट हो गया होगा। तो बेटा अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे मान लीजिए 1 बज रहा था, आपके पास कोई रिएक्टेंट था, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, बस रिएक्टेंट अकेला था, आपने कुछ नहीं किया, रिएक्शन कराना स्टार्ट नहीं की, इसके कुछ मोल्स थे आपके पास X, बट 2 बजे आपने जब इसको रिएक्शन जस्ट 1 बजे के बाद जैसे आपने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट
कुछ बना 2 बजे, मान लीजिए इसमें से कुछ अमाउंट y खत्म हो गया, प्रोडक्ट बन गया होगा y, इतना प्रोडक्ट बन गया होगा इतनी क्वांटिटी में। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि इनिशियली जब रिएक्टेंट अकेला था तो उसका आपके पास ए नॉट था कुछ अमाउंट, और फिर उसमें से कुछ x अमाउंट खत्म हुआ कुछ टाइम t बाद, और b का कुछ अमाउंट x बना। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन ए के लिए, अगर आपसे कहा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ REXN, मैं इस तरीके से लिख दूंगा, समटाइम्स मैं RXN ही लिख दूंगा, आप समझ जाना कि मैं बार बार रिएक्शन वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, अगर ए की बात की जाएगी बेटा, तो आप इसके लिए बोलोगे डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा ए चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा, डेल्टा और डी दो टर्म होते हैं, एक तो कभी कभी डी बाई डी टी लिखा जाता है, कभी डेल्टा बाई डेल्टा टी लिखा जाता है। इन दोनों में इतना सा डिफरेंस है कि ये लार्ज चेंज के लिए बताता है, लार्ज रेट के लिए, और ये स्मॉल के लिए, मतलब ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए बात की जाएगी। जब भी डी बाई डी टी की बात हो रही है समझ लो स्मॉल चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन में, वाइल जब लार्ज चेंज हो रहा होगा कंसंट्रेशन में, या कंसंट्रेशन के अलावा जो भी बात कह रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर मोल्स ले लिया तो मोल्स की बात हो रही होगी, या मैं कंसंट्रेशन ही मान लूं ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स को, तो कंसंट्रेशन की बात हो रही होगी। बेसिकली चेंज कितना हो रहा है उसकी जो भी क्वांटिटी दी हुई है। तो अगर लार्ज चेंज है तो आप डेल्टा से दिखाओ, और अगर स्मॉल चेंज है तो डी अपॉन डी टी से दिखाओ। एक और बात बेटा, जो ये नेगेटिव लिखा हुआ है ना, इस नेगेटिव का मतलब समझ जाना कि ये कंज्यूम हो रहा है, डिसअपियरेंस हो रहा है, मतलब प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तब ध्यान रखना आप माइनस का साइन तब यूज करोगे उस चीज के लिए जो रिएक्शन में खत्म हो रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा, ये देखो रेट ऑफ जो हमारे पास ए है वो क्या है, कंजम्पशन का है या डिसअपियरेंस का है, ये खत्म हो रहा है। तो अगर ये खत्म हो रहा है तो इसके लिए आप नेगेटिव साइन यूज करोगे, बस नेगेटिव का केवल इतना ही सा मीनिंग है। और अगर कोई चीज बन रही होगी तो उसके लिए आप पॉजिटिव साइन यूज कर दोगे। तो यहाँ ये बात आप ध्यान रखना कि जहां पर डिसअपियरेंस हो रहा है या कोई सब्सटेंस आपके पास खत्म हो रहा है तो उसके लिए आप ये नेगेटिव साइन यूज करोगे। तो ये कितना आपके पास चेंज हो रहा है, अगर मैं बात करूं चेंज की इसकी, तो माइनस डेल अपॉन डेल टी चेंज। फाइनली इतना हो गया, इतना था तो कितने का चेंज हो गया, ये हो गया ए नॉट माइनस एक्स पहुंच चुका है, और ये नॉट ये था तो ये ए नॉट से ए नॉट बेटा कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, दैट विल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्योंकि ये नेगेटिव का तो इट विल बी पॉजिटिव, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, पहले तो आप इतना नोट कर लो, फिर मैं बी के लिए भी आपको बता दे रहा आप कैसे लिखोगे, इस चीज को नोट करो। और डेल्टा टर्म इन सब के मीनिंग भी बेटा आप साइड में लिखते चलना। क्या कह रहे हो सर? फाइनल माइनस इनिशियल होता है सर इसमें? हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल मैंने कर दिया चेंज के लिए। सर हाँ सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो, अगर आपको ए का रेट पता करना है कि ए कितना चेंज हो रहा है, तो आप सबसे पहले तो ये देखो, ये रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है, मतलब कि रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, नेगेटिव का साइन यूज करते हैं। ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि रिएक्शन में ये कंज्यूम हो रहा है या डिसअपियर हो रहा है। दूसरी बात, डेल्टा या डी, हम लोग डी अपॉन डी टी टर्म भी यूज कर सकते हैं और डेल्टा अपॉन डेल्टा टी भी यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये लार्ज चेंज के लिए बात करते हैं और ये बात करता है स्मॉल चेंज के लिए, बस इतना सा डिफरेंस है। अब किसके चेंज की बात हो रही है, ए के कंसंट्रेशन, मैंने ये कंसंट्रेशन लिख दिया ए का। फाइनली कंसंट्रेशन कहां पहुंच गया, ए नॉट माइनस एक्स। इनिशियली कंसंट्रेशन कितना था, ए नॉट, तो चेंज कितना का आ गया, ए नॉट माइनस एक्स में से ए नॉट को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, माइनस का एक्स और ये माइनस का डेल्टा, माइनस माइनस प्लस,
तो मेरे पास कितना आ जाएगा डेल एक्स बाय डेल टी, और अगर ये स्मॉल होता ना तो मैं इसको लिखता डी एक्स अपॉन डी टी, इसको मैं ये लिख देता। ठीक है, ठीक, नोट कर लो सर। करो जल्दी करो। लिख लिया? लिख रहे सर। जल्दी लिखो। बच्चों आज की क्लास में जो पढ़ाया है कल तक ये पूरा प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए आपका। डेली आपको 30 मिनट्स देना ही पड़ेंगे क्लास के अलावा, तभी चीजें प्रिपेयर्ड होंगी, नहीं तो फिर यही होगा कि 10-15 दिन बाद जब ये चैप्टर चल रहा होगा आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि सारी चीजें सब लिंक्ड होती हैं और आप पीछे की चीजें छोड़ देते हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो डोंट मिस एनी क्लास। अगर कोई क्लास छूट जाया करे तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह देख करके 2-2, 3-3 बार और कवर करते जाया करो। सर हाँ हेलो सर, जो डेल सर इसमें सर स्मॉल चेंज आ रहा है, इस वजह से आपने डेल्टा एक्स ए सर डी एक्स अपॉन डी टी लगा सर। बेटा डेल्टा अपॉन डेल्टा टी का मतलब होता है कि लार्ज चेंज की बात हो रही है। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जब भी डेल्टा टर्म यूज किया जाए तो आप समझ जाना कि बड़े चेंज की बात हो रही है। जैसे कंसंट्रेशन में आपको दे दूं 100 मोल पर लीटर, या मैं कंसंट्रेशन आपको दे दूं 1 मोल पर लीटर। तो जब लार्ज चेंज की बात आ रही होगी तो आप डेल्टा टर्म यूज कर लेना, और स्मॉल चेंज की बात आ रही होगी तो आप डी बाई डी टी लिख देना। यस सर। मधुर अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या? नो सर, दोनों कर दिए डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, और यहाँ पे और डी एक्स और डी टी सर दोनों कर दिए सर। अरे मैंने दोनों नहीं लिखे, मैंने ये लिखा और करके लिखा। और का मतलब है कि अगर स्मॉल चेंज होता तो डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आया, इट मे बी डी एक्स अपॉन डी टी। अगर ये स्मॉल चेंज होता तब तो दोनों आने की पॉसिबिलिटी है ना। अगर आप इसको डेल्टा की जगह डी अपॉन डी टी लिख के चल रहे होते तो इट विल बी डी एक्स बाई डी टी ना, ये लिखा मैंने। ओके सर। देखो मतलब अगर आपको बी का निकालना होता तो आप बी का कैसे निकालते? रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बी, आप ये कर देते रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी के लिए पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज डेल्टा ऑफ, इसकी जगह बेटा बी कंसंट्रेशन एक्स बना, इनिशियली इसका 0 था, अपॉन डेल्टा टी, तो इट इज डेल एक्स बाई डेल टी, और वी कैन से डी एक्स बाई डी टी अगर स्मॉल चेंज ले रहे होते तब। तो ये आपके पास आ गया। तो ये पॉजिटिव बेटा क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है या एपियर हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है या एपियर हो रहा है, इसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप लिख दो, और एक नोट और लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। नोट ये है बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा फॉर रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर
substance, its stoichiometric coefficient. stoichiometric coefficient के बारे में सभी बच्चे जानते हैं ना? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर्स लिखे होते हैं आगे, उसको हम लोग बोलते हैं stoichiometric coefficient. will not be required. जैसे अभी वो इक्वेशन लिख रहे थे ना, N2 + 3H2 gives 2NH3. तो ये जो stoichiometric coefficient, ये 2 और इसका जो 1 है, ये रिक्वायर्ड नहीं पड़ रहा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए. अभी मैं इसके भी एक रिलेशन बताऊंगा अभी आगे चल के, बट किसी रिएक्शन के रेट के लिए हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती है. किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के रेट के लिए, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के रेट के लिए हमें इनकी नीड नहीं पड़ती है. तो ये नोट जरूर लिख लेना आप. सभी ने लिख लिया ना? यस सर सर। नोट लिख रहे हैं। लिखो जल्दी, लिखो जो भी लिख रहा. लिख गया? बढ़े आगे. यस सर। देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, यूनिट ऑफ रेट. बच्चों यूनिट ऑफ रेट की अगर बात की जाए तो इट डिपेंड्स कि हम लोग किसके बेसिस पे लेके चल रहे हैं. जैसे मान लीजिए आपके एक्वस फेज की बात हो रही हो, तो एक्वस फेज मतलब पानी में डला हुआ सब्सटेंस, या आपके पास वो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, तो आप रेट जो लोगे वो लोगे चेंज इन कंसंट्रेशन, इसका यूनिट की बात कर रहा हूं, अपॉन कितना उसने टाइम यूज किया. तो कंसंट्रेशन का यूनिट तो हमें पता है कि मोल पर लीटर होता है, तो इसको लिख दूंगा मोल पर लीटर. और टाइम का बेटा जो यूनिट में इधर पर टाइम ही लिख दे रहा हूं. ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि मोल, और ये पर लीटर, और टाइम का तो इसी से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, डैश टाइम. ठीक है, ये हो जाएगा. टाइम के प्लेस पे मतलब टाइम में भी ये टाइम हो सकता है बेटा सेकंड में, मिनट में, आवर में, किसी में भी वो टाइम दे सकता है. ठीक है, डे, वीक, ईयर, किसी में भी टाइम दे दे. ठीक है, और अगर यही बात गैसियस फेज के लिए हो जाए, नंबर 2 इधर लिख दे रहा हूं ऊपर ही, इधर ही से नोट कर लेना. गैसियस फेज के लिए आप क्या कर दोगे, आप कह दोगे रेट जो होगा वो होगा चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम और टाइम टेकन. तो टाइम बेटा इसका आपको पता ही है कि चेंज इन प्रेशर यानी कि एटीएम पर टाइम में भी कुछ भी सेकंड में जिसमें भी टाइम दे दे. हालांकि प्रेशर की भी बेटा और यूनिट होती है, आप जानते होंगे कि टाइम इनवर्स लिख दे रहा मैं, एटीएम टाइम इनवर्स. ठीक है, बात तो वही होगी, एटीएम टाइम इनवर्स. तो बेटा टाइम की भी टाइम के प्लेस पे तो सेकंड, मिनट, आवर कुछ भी लिख सकते हो. और प्रेशर की बेटा कुछ और यूनिट्स होती हैं, जैसे कि टॉर, बार, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये आप यूनिट यूज कर सकते हो, बट हम लोग जनरल यूनिट लेके चल रहे हैं एटीएम. बट अगर इसके अलावा कोई और यूनिट होगी तो आप उसको एटीएम में कन्वर्ट कर दोगे. एमएम ऑफ एचजी में दिया हो, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हो, पास्कल में दिया हो, किलो पास्कल में दिया हो प्रेशर, तो आप उसको एटीएम में पहले कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसका यूनिट जो उसका आंसर आएगा, तो ये आप यूनिट उसके दे दोगे, एटीएम टाइम इनवर्स. टाइम के प्लेस पे जनरली सेकंड या मिनट वर्ड आता है, आवर तो बहुत कम आता है, तो